नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोज़ नई नई सामाजिक और पारिवारिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कुछ कहानियाँ आपको हंसाएंगी, कुछ रुलाएंगी और कुछ कहानियाँ आपको गुदगुदा जाएंगी। तो चलिए ऐसे ही एक आज भी पारिवारिक कहानी हम शुरू करते हैं। आज की कहानी है भगवान किसी को बूढ़ा और लाचार न बनाए। नरेंद्र ने कमरे में आते हुए कहा, माँ, मैं कल पिताजी का श्राद्ध कर रहा हूँ। मैं ब्राह्मणों के साथ ही साथ अपनी कॉलोनी के लोगों को और दोस्तों को भी श्राद्ध के निमित्त दावत कर रहा हूँ। ठीक है ना माँ? दादी को थोड़ा अटपटा लगा। अरे बेटा, दावत की क्या ज़रूरत थी? ब्राह्मणों को भोजन करा देते, दान दक्षिणा दे देते, बस यही ठीक था। आप तो अपने मतलब की बात करती हैं। आपको तो कुछ लेना देना नहीं, हमको भी तो सोसाइटी में मुँह दिखाना है। हमें भी अपनी सोसाइटी में दावत करनी होगी। हमें भी इसी सोसाइटी में उठना बैठना है, आना जाना है, तो हमें भी करना ही होगा। यह सुनकर माँ चुप हो गई। उन्हें मालूम था कि इससे आगे कहना व्यर्थ है। कोई भी उनकी बात को मानने को तैयार नहीं होगा। उन्होंने बस इतना ही कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। वंदना, फिर ठीक है, मैंने कर्टर्स से कह दिया है और ब्राह्मणों को भी न्योता भेज दिया है। 11 ब्राह्मण आ जाएंगे, ठीक है ना? और सारे कॉलोनी वासियों से भी मैं अभी कह दे रहा हूँ। कल तुम जल्दी से सारी तैयारी करा देना। वंदना ने भी हाँ में हाँ मिलाई। घर में सुबह से ही गहमागहमी छाई हुई थी। इस समय सुबह का 9 बज गया था और दादी अभी भी अपने कमरे में बैठी हुई थी। कमरे के पास से गुजरते हुए बेटे से उन्होंने कहा, बेटा नरेंद्र, मुझे बहुत तेज की प्यास लग रही है। मुझे पीने के लिए पानी दे दे और मेरे नहाने का इंतज़ाम करवा दो। आज तेरे पिताजी का श्राद्ध है, मैं भी जल्दी से तैयार होकर उसमें शामिल हो सकूं। यह सुनते ही बेटे ने कहा, माँ, आप भी अभी तक तैयार नहीं हो? घर में इतना सारा काम फैला हुआ है, समझ में नहीं आता कैसे इतनी जल्दी हो पाएगा। अभी पंडित जी भी आते होंगे, कैसे क्या होगा? कैटरर्स भी अपना सामान मांग रहा है, अभी तक कैटरर्स को भी काम शुरू नहीं हो पाया है। माँ, क्या आज रमा नहीं आई है? यह काम तो उसका है, उसको ही आपकी देखभाल के लिए रखा है। तो फिर आज वह कहाँ गई? अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। हाँ बेटा, वह रोज़ तो आ जाती है, लेकिन कल रात उसके घर में ही किसी की मृत्यु हो गई है, इसलिए आज उसे वहाँ मिट्टी में जाना था। कल रात वह वंदना बहू से कहने आई थी, वह दोपहर के बाद आएगी, तू बहू से कह दे कि किसी को मेरा काम करने के लिए भेज दे। ठीक है माँ, मैं अभी आपके नहाने का इंतज़ाम करवाता हूँ, कहते हुए बाहर चला गया। पत्नी को बुलाकर कहा, किसी को भेजकर माँ को तैयार करा दो। वंदना ने कहा, ठीक है, थोड़ा सा काम है, अभी मैं किसी को भेजती हूँ। दादी राह देखती रही कि कोई दिखाई पड़े तो वह उससे अपनी बात कह सके, लेकिन बैठे बैठे 1 घंटा बीत गया, कोई नहीं आया। तभी उनकी बहू वंदना आती हुई दिखाई दी। दादी ने उन्हें आवाज़ देकर बुलाया। उनके आते ही, वंदना बहू, मुझे बहुत प्यास लगी है, ज़रा पानी भी दे दे और मेरे नहाने का इंतज़ाम भी करवा दे। बहू ने कहा, माँ, आप भी अजीब बात करती हैं, आपको मैं ही मिली थी क्या? मैंने बिमला को भेजा था, वह आई तो होगी। बहू आई होती तो मैं तुमसे क्यों कहती? खुद से कहते हुए, ओह, अभी घर में कितने सारे काम पड़े हैं, मुझे पंडित जी की भी सारी व्यवस्था करनी है, अभी तक मैं पूजा का सामान नहीं लगा पाई हूँ। मैं अभी देखो किसी को भेजती हूँ, वह आपके नहाने का इंतज़ाम कर देगा। कहती हुई बहू भी कमरे से बाहर निकल गई। बाहर आकर बिमला से, जो कि साफ सफाई का काम कर रही थी, उससे, अरे तू जल्दी से सारे बर्तन निपटा कर सफाई का काम खत्म कर ले, उसके बाद माँ जी का काम कर देना जाकर। भाभी, रमा ने दादी को तैयार नहीं किया? वंदना बड़बड़ाती हुई, अरे आज ही उसके यहाँ भी कोई ख़त्म हो गया, इसलिए वो वहाँ चली गई है, शाम तक आने को कह गई है, पता नहीं देखो कब वापस आती है। माँ का सारा काम पड़ा हुआ है, अभी ज़रा देख लेना बिमला, कहती हुई वंदना अपने कामों में लग गई। तभी उनका पोता शशांक फ़ोन ढूंढता हुआ कमरे में आता है। दादी ने उसको देखते हुए, अरे बेटा शशांक, ज़रा 1 गिलास पानी दे जा, मुझको बहुत तेज़ से प्यास लगी है। तेरी माँ से भी कहा था, लेकिन लगता है वह भी भूल गई। आज मुझे भी नहाने में देर हो गई, आज तेरे दादाजी का श्राद्ध है। बिफरते हुए, क्या दादी, आप भी लगता है मेरी ही राह देखा करती हैं,
और मौका मिलते ही आप मुझसे काम बताने लगती हैं। मेरे भी सारे फ्रेंड आने वाले होंगे, मुझे उनको भी तो कंपनी देनी है। तभी सामने टेबल पर फ़ोन रखा हुआ उसे दिखाई दे जाता है। दादी आप किसी और को कह दीजिए, कहता हुआ अपना फ़ोन उठाकर चलता बना। दादी का नहाना दो दूर कोई पानी तक देने वाला नहीं था। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी एक नौकर पानी लेकर आया। दादी कुछ कहती इससे पहले ही वह काम का हवाला देते हुए बाहर निकल गया। दादी ने जल्दी से ग्लास में पानी डालकर गटागट 2 ग्लास पानी पी गईं। प्यास के मारे उनका गला सूख रहा था। पानी पीते ही जैसे उनकी जान में जान आई। पानी पीने के बाद थोड़ा सा मन शांत हुआ। सोचने लगी कि आज तो घर में नरेंद्र के पिताजी का श्राद्ध है, इसलिए मुझे भी जल्दी से नहाकर तैयार हो जाना चाहिए। पंडित जी आ जाएंगे, तब वह बिना नहाए पूजा में कैसे बैठेंगी। काफ़ी मेहमान लोग भी आने वाले हैं, लेकिन वह अपनी लाचार स्थिति को देखकर परेशान हो गई। जब से उन्हें फालिज का अटैक पड़ा तब से वह चल फिर तो नहीं सकती थी, ना ही कुछ काम कर सकती थी। आधा शरीर लकवाग्रस्त होने की वजह से उन्हें हमेशा दूसरे का सहारा लेना पड़ता था। 2 कदम भी वह चल नहीं सकती थी। लगभग 2 साल से उनका यही हाल था। उनका सारा काम रमा करती थी, वही दादी की देखभाल करती थी। बेटा बहू या पोते किसी से कोई मतलब नहीं था। वह पूरे तरीके से रमा पर आश्रित थी। आज रमा के न आने से कोई भी उनका काम नहीं हो पा रहा था और लाचार दादी दूसरों का रास्ता देख रही थी। काश कोई उनके नित्य कार्य संपन्न करा देता तो वह भी अपने पति के श्राद्ध में शामिल हो पाती। दिन का 1 बज चुका था। घर में लोगों का आना जाना शुरू हो गया था, लेकिन दादी अभी तक तैयार नहीं हो पाई थी। लाचारी में खुद पर भी उन्हें गुस्सा आ रहा था कि मैं स्वयं के लिए भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। भला यह भी कोई ज़िंदगी है। बेटा बहू देखेंगे तो वह भी नाराज़ होंगे, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। 75 वर्षीय दादी ने कभी भी इतना लाचार खुद को नहीं पाया था। भूख और प्यास से उनका गला हलकान हुआ जा रहा था। आज वह दवाई भी नहीं खा सकी थी। उनका सर दर्द से फटा जा रहा था। पराधीन सपने सुखनाई, इसका वास्तविक मतलब आज समझ में आ रहा था। वरना वह खुद ही इतना एक्टिव रहती थी कि वह ढेर सारे काम मिनटों में करने की कुवत रखती थी। वह अपने काम करके दूसरों के भी काम झटपट निपटा देती थी। अपने सारे काम खुद करने वाली दादी आज दूसरे पर आश्रित थी। दादी ने धीरे से व्हील चेयर पास में खिसकाई और सोचा कि धीरे से खिसक कर उस पर बैठ जाएंगी और अलमारी से अपनी दवाई निकाल कर खा ले। लेकिन जैसे ही दादी ने उस पर बैठने की कोशिश की, चेयर पीछे खिसक गई और वह नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी। फिर उन्होंने बहुत उठने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भी प्रकार से उठ नहीं पाई। कुछ ही दिन में जोर जोर से मंत्रोच्चार होने लगा। दादी ने समझ गई पूजा शुरू हो गई है। उनका मन बहुत छटपटा रहा था कि वह भी अपने पति की पूजा में शामिल हो सके, लेकिन हाय लाचारी कैसे कैसे दिन दिखाती है। कुछ देर के बाद पंडित जी ने कहा कि दादी माँ को बुलाओ। पंडित जी वह बैठ नहीं पाएंगी, इसलिए पूजा पर मैं ही बैठूंगा, नरेंद्र ने कहा। ठीक है कहते हुए पंडित जी आगे की पूजा कराने लगे। जमीन पर गिरी हुई दादी मन ही मन छटपटाती हुई सोच रही थी, काश कोई इधर आ जाता तो मुझे नीचे से उठाकर बिस्तर पर लिटा देता। लेकिन कैसे, सभी को तो काम में लगा रखा होगा, तभी तो किसी को भी इधर झांकने की फुर्सत नहीं मिली। बिस्तर के नीचे पड़ी हुई दादी मन ही मन अपने पति को याद करके रोती रही। कुछ देर बाद पूजा खत्म हो गई और ब्राह्मणों को भी भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा किया। उसके बाद कॉलोनी के अन्य लोगों ने भी भोजन ग्रहण करने लगे। नरेंद्र अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए भोजन कर रहा था। उसकी पत्नी वंदना भी कॉलोनी की औरतों व अपनी सहेलियों को भोजन करा रही थी और खुद भी खाना खा रही थी। तभी नरेंद्र ने कॉलोनी के कुछ लोगों को आपस में बातें करते हुए सुना। कह रहे थे, सब लोग तो खा रहे हैं, लेकिन दादी कहीं नहीं दिखाई पड़ रही, जिसके पति का आज श्राद्ध है। हाँ, आज वह सुबह से नहीं दिखाई दी, पता नहीं उनकी तबीयत ठीक नहीं है क्या। तब तक तीसरे ने तीर छोड़ा, पता नहीं उन्होंने भोजन भी किया होगा कि नहीं। तब तक बगल में खड़ी दूसरी औरत धीरे से फुसफुसाते हुए, इतना बड़ा ब्राह्मण भोज और इतनी बड़ी दावत की सभी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दादी कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं। यह सुनकर नरेंद्र को अपनी माँ की याद आई। वह हड़बड़ा गया। सच में काम के चक्कर में वह तो माँ को भूल ही गया था।
उसने घड़ी में देखा तो 4 बज रहा था। वह बेचैन हो उठा। वह खाना रखकर फौरन माँ के कमरे की तरफ भागा। कमरे में देखा तो पाया माँ ज़मीन पर अचेत अवस्था में गिरी पड़ी थी। वह घबरा उठा, उन्हें हिलाया डुलाया, लेकिन वह निश्चेत पड़ी रही। नरेंद्र जोर से चीखा, माँ! नरेंद्र की चीख सुनकर वंदना और शशांक के साथ अन्य लोग भी भागते हुए आए तो देखा दादी ज़मीन पर अचेता अवस्था में पड़ी हुई थी और नरेंद्र पास में बैठा रो रहा था। शशांक ने तुरंत दादी की नब्ज टटोली तो देखा उनका शरीर अभी भी गर्म था। उसने तुरंत दादी को उठाकर गाड़ी में लिटाया और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने चेकअप करते हुए कहा, इनकी हालत काफ़ी सीरियस है, ब्रेन हैमरेज है, इनको सीवियर हार्ट अटैक भी पड़ा है, यह कोमा में जा चुकी हैं, इनका बचना बहुत ही मुश्किल है, इनको गहन चिकित्सा कक्ष में रखना होगा। लगता है इन्होंने आज दिन भर कुछ नहीं खाया है, इनका पेट बिल्कुल खाली है और ना ही इन्होंने किसी दवाई का सेवन किया है, इस वजह से माताजी की यह हालत हुई है। उसे याद आया कि माँ सुबह से उससे कह तो रही थी, लेकिन वह अपनी पत्नी से कहकर चला गया था, तो क्या उसके बाद भी किसी ने माँ के ऊपर ध्यान नहीं दिया? यह सोचते हुए उसे अपने आप पर क्रोध आ रहा था। नरेंद्र सोच रहा था कि काश वह दिखावे रूपी श्राद्ध भोज का कार्यक्रम न करके माँ का ध्यान रखता तो शायद पिताजी की आत्मा को ज़्यादा संतुष्टि मिलती और उन्हें अच्छा लगता, तो आज यह सिचुएशन ना होती। लेकिन जो होनी थी वह तो हो चुकी थी, अब पछताने से क्या होता है। वह मन ही मन अपना सर पीट रहा था, लेकिन कोई उपाय उसे समझ में नहीं आ रहा था। नरेंद्र ने हाथ जोड़ते हुए, सर आप जो भी इलाज हो करिए, लेकिन मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा, मैं कोशिश कर सकता हूँ, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। रात भर दादी आईसीयू कक्ष में रहीं, उनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई थी। कुछ देर के बाद डॉक्टर साहब कमरे से बाहर आए और नरेंद्र के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, सॉरी नरेंद्र, मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचा सका, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। नरेंद्र, वंदना और बेटा सभी फूट फूट कर रो रहे थे। सभी अपने अपने मन में अपनी अपनी गलतियों के लिए पछता रहे थे कि आज किसी ने दादी की बात सुन ली होती तो आज दादी हमारे बीच में होती, लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुन गई खेत। दोस्तों, मरने के बाद बहुत से बेटे दिखावे के लिए माता पिता का खूब श्राद्ध करते हैं, लेकिन जीते जी उन्हें भरपेट भोजन नहीं देते हैं। जीते जी माता पिता के आत्मा की तृप्ति करे, यही सच्चा श्राद्ध है। नरेंद्र इतना बुरा बेटा नहीं था, लेकिन एक दिन की गलती उसे ज़िंदगी भर पछताने के लिए हो गई थी। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।